हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ऐसे समीकरण को हल करना सीखेंगे जिसका एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। यहाँ हमने प्रश्न लिख दिया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम दिया गया समीकरण लिख देंगे। दिया गया समीकरण है, यहाँ हम दिया गया समीकरण लिख देते हैं। x³ माइनस 7x² प्लस 36 इक्वल्स टू 0। हम चाहे तो इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। x³ माइनस 7x² प्लस 0x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ये जो 0x लिखा है, ये 0x 0 ही होगा। हमने सिर्फ x का गुणांक शो करने के लिए यहाँ पर 0x लिखा है। ठीक है, ये है अपना दिया गया समीकरण। यहाँ हम मान लेते हैं, माना इस समीकरण के मूल अल्फ़ा, बीटा, गामा है। इस समीकरण के 3 मूल हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा ले लिया। अब हम मूलों एवं गुणांकों में संबंध लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, तब मूलों एवं गुणांकों में संबंध निम्न होगा। हम मूलों और गुणांकों में यहाँ संबंध लिख देते हैं। छात्रगण ध्यान रहे, अगर दिया गया समीकरण 3 घात का समीकरण है तो उस समीकरण के 3 मूल होते हैं और मूलों एवं गुणांकों में भी 3 संबंध प्राप्त होते हैं। तो उन 3 संबंध में पहला संबंध सभी मूलों का योगफल होता है। यहाँ 3 मूल अल्फ़ा, बीटा, गामा है। हम ये तीनों मूलों का यहाँ योगफल लिखेंगे और यह तीनों मूलों का योगफल जो होता है वह -b/a होता है। ये माइनस लिख चुके। b जो होता है वह दिए गए समीकरण में x² का गुणांक होता है। यहाँ x² का गुणांक -7 है और अपॉन में a लिखना होता है। a x³ का गुणांक होता है, x³ का गुणांक 1 है, तो अपॉन में हम यहाँ 1 लिखेंगे। इस प्रकार सभी मूलों का योगफल -b/a लिख चुके हम। ये जो b है यह x² का गुणांक और a x³ का गुणांक होता है। ये होगा माइनस माइनस +7। इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे हम। इसके बाद दूसरा संबंध लिखते हैं। दूसरा संबंध दो मूलों के गुणनफलों का योगफल होता है। ये पहले और दूसरे मूल का गुणनफल और ये दूसरे और तीसरे मूल का गुणनफल, ये पहले और तीसरे मूल का गुणनफल। इस प्रकार हमने प्रत्येक 2 मूलों के गुणनफल का यहाँ योग लिख दिया और प्रत्येक 2 मूलों के गुणनफल का योग c/a के इक्वल होता है। यहाँ c x का गुणांक होता है, a x³ का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक 0 है, x³ का गुणांक 1 है, तो यहाँ c/a मतलब 0/1 होगा। 0/1 0। ये अपना समीकरण 2 होगा। इसके बाद हम अगला संबंध लिखते हैं। तीसरा संबंध सभी मूलों का गुणनफल होता है। तो यहाँ तीनों मूल अल्फ़ा, बीटा, गामा का गुणनफल लिख देंगे हम और इसका मान -d/a होता है। ये माइनस लिख चुके। d समीकरण का अचर पद होता है और a x³ का गुणांक होता है। यहाँ अचर पद 36 है, x³ का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर d/a मतलब 36/1 आएगा। 36/1 मतलब 36 और सामने ये माइनस था तो माइनस लिख दिए हमने। ये समीकरण 3 है। अब प्रश्न में एक शर्त दी गई है। शर्त क्या है कि इस समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। तो इसको भी लिख देते हैं हम। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। तो हमने एक मूल अल्फ़ा को दूसरे मूल बीटा का 2 गुना लिख दिए। इसको देते हैं समीकरण 4। अब हम इन समीकरणों की मदद से तीनों मूलों के मान ज्ञात करेंगे, मतलब अल्फ़ा, बीटा और गामा के मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम समीकरण 1
व 2 1 व 4 से, मतलब हम देखो क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 से अल्फ़ा का मान 2 बीटा के रूप में समीकरण 1 में रखेंगे। मतलब समीकरण 1 में अल्फ़ा के जगह यहाँ अल्फ़ा का मान 2 बीटा रखेंगे। तो समीकरण 1 में ऐसा रखने के बाद हमें 2 बीटा, अल्फ़ा की जगह 2 बीटा लिख दिए, प्लस बीटा प्लस गामा मिलेगा, प्लस बीटा प्लस गामा, और राइट हैंड साइड में 7 है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर गामा की वैल्यू 7 माइनस 3 बीटा होगी। ये समीकरण 5 होगा अपना। अब हम अल्फ़ा और गामा का मान समीकरण 4 और 5 से अल्फ़ा और गामा का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 4 व 5 से अल्फ़ा और गामा का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर अब हम समीकरण 2 में अल्फ़ा और गामा का मान रख देते हैं। ये अल्फ़ा के जगह हम 2 बीटा लिखेंगे अल्फ़ा का मान, और गामा के जगह 7 माइनस 3 बीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा का मान लिख देते हैं 2 बीटा, और इनटू में ये बीटा जैसे का वैसा लिखेंगे, फिर प्लस ये बीटा लिख दिए, ये गामा की जगह गामा का मान है 7 माइनस 3 बीटा, फिर प्लस अल्फ़ा का मान फिर से 2 बीटा इंटू गामा का मान है 7 माइनस 3 बीटा, और इक्वल्स टू 0। इस समीकरण को आगे हल करते हैं हम। ये 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर होगा, इस बीटा का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो हमें 7 बीटा माइनस 3 बीटा स्क्वायर मिलेगा। इसी टाइप से ये 2 बीटा का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14 बीटा माइनस 6 बीटा स्क्वायर, और इक्वल्स टू होगा 0। इसको आगे बढ़ाते हैं, बीटा स्क्वायर वाले पदों को कैलकुलेट करते हैं। ये 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा स्क्वायर, ये माइनस 6 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर होगा, माइनस 9 बीटा स्क्वायर, और ये 2 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा स्क्वायर। अब बीटा वाले पद देख लेते हैं, ये 7 बीटा प्लस 14 बीटा, टोटल 21 बीटाज हो गए, और इक्वल्स टू 0। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया, माइनस 7 बीटा कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा बीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये जो माइनस 7 है ये दूसरे साइड में 0 के अपॉन में लिख देंगे। जब 0 के अपॉन में माइनस 7 को लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास सिर्फ बीटा माइनस 3 बचेगा, और राइट हैंड साइड में 0। ये माइनस 7 दूसरे साइड में 0 के अपॉन में आया और 0 हो गया। ठीक है, अब स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देखो हमें बीटा के 2 मान मिलेंगे, यहाँ से बीटा के 2 मान, बीटा इक्वल्स टू 0 या बीटा इक्वल्स टू 3 होगा। तो बीटा का मान या तो 0 होगा या 3 होगा। तो हमें देखना है कि एक्चुअल में बीटा का मान क्या है, 0 है कि 3 है। अच्छा, बीटा दिए गए समीकरण का एक मूल है और समीकरण का मूल समीकरण को संतुष्ट करता है। तो देखते हैं कि 0 और 3 इन दोनों मानों में कौन सा मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर हम दिए गए समीकरण में x के जगह 0 रखें तो इसके राइट हैंड साइड 0 नहीं मिल रही है। x के जगह 0 रखने पर 36 मिलेगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का मान 36 मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। मतलब यहाँ x का मान 0 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो x जब इस समीकरण x का यह मान 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, मतलब समीकरण 0 से संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह 0 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। तो फिर दिए गए समीकरण का मूल क्या होगा, 3 होगा। 0 नहीं है तो 3 है। यहाँ हमने लिखा है दिए गए समीकरण का एक मूल 0 है या 3 है। 0 नहीं है तो फिर 3 होगा, मतलब यहाँ बीटा का मान 3 होगा।
तो उसको लिख देते हैं हम यहाँ लिखेंगे यहाँ चूँकि बीटा इक्वल्स टू 0 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः यहाँ बीटा इक्वल्स टू 0 संभव नहीं है। जब बीटा का मान 0 संभव नहीं है तो बीटा का मान क्या होना चाहिए फिर 3। यहाँ पर बीटा के 2 मान थे, या तो 0 हो सकता था या 3 हो सकता था। बीटा का मान 0 नहीं है तो फिर क्या बचा, 3 बचा, तो बीटा का मान 3 होगा। इस प्रकार हमने बीटा का मान प्राप्त कर लिए। बीटा का मान हम समीकरण 4 व 5 में रखकर अल्फा व गामा का मान प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 व 5 में बीटा का मान रखने पर, समीकरण 4 में बीटा का मान रख देते हैं तो प्राप्त होगा अल्फा इक्वल्स टू 2 और बीटा के जगह 3। समीकरण 4 में अल्फा इक्वल टू 2 बीटा था, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू 2 लिख दिया, बीटा की जगह 3 लिख दिया, तो अल्फा का मान 6 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 5 से गामा का मान प्राप्त करते हैं। गामा इक्वल्स टू 7 - 3 बीटा है इसमें, तो यहाँ गामा इक्वल्स टू 7 - 3 लिख दिए और बीटा की जगह बीटा का मान 3 लिखेंगे। इस प्रकार गामा का मान प्राप्त होगा 1। यहाँ लास्ट में लिख देंगे अतः अभीष्ट मूल है। दिए गए समीकरण के अभीष्ट मूल लिख देते हैं हम। अल्फ़ा का मान पहले लिखेंगे, अल्फ़ा का मान प्राप्त हुआ है हमें 6, फिर उसके बाद बीटा का मान देख लो 3 है और गामा का मान 1, और ये है अपना आंसर। इस प्रकार से हमें दिए गए समीकरण को हल करके उस समीकरण के हल मतलब उस समीकरण के मूल ज्ञात करना था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।